हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 30 जून 2024 और 30 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया है? हु हैज लॉन्च द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 इन न्यू दिल्ली? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने, सेकेंड ऑप्शन है JP नड्डा ने, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह ने या फोर्थ ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नई दिल्ली में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, JP नड्डा ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। उन्होंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और पात्रा राव यादव की उपस्थिति में बच्चों को ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट और जिंक की गोलियां वितरित करके अभियान का शुभारंभ किया। 2 महीने का यह अभियान 1 जुलाई से शुरू होगा और 31 अगस्त तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की हालिया सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने वाला 1 वीक 1 थीम अभियान किसने शुरू किया है? हु हैज लॉन्च्ड 1 वीक 1 थीम कैंपेन शोकेसिंग रीसेंट सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडिया इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? फर्स्ट ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, सेकेंड ऑप्शन है पीयूष गोयल, थर्ड ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, फोर्थ ऑप्शन है सुरेश प्रभु। बताइएगा फ्रेंड्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की हालिया सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने वाला 1 वीक 1 थीम अभियान किसने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र सिंह ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की हालिया सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए 1 सप्ताह 1 थीम अभियान शुरू किया है। 1 वीक 1 थीम मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के दिमाग की उपज है। OWOT पिछले साल शुरू की गई 1 वीक 1 लैब पहल की विरासत और सफलता पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा शहर शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित होने के 3 साल बाद विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है? Which city has become the 4th Indian city to be recognized as a World Craft City by the World Craft Council 3 years after it was designed as part of the UNESCO Creative City Network for Crafts and Folk Arts? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीनगर, सेकेंड ऑप्शन है सूरत, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है कुमारकोम। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर।
चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। 3 साल पहले इसे शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क के रूप में हिस्से के रूप में नामित किया गया था। जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर अन्य भारतीय शहर हैं जिन्हें पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में ए बाला सुब्रमण्यम को कितने वर्षों के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इन जून 2024 ए बाला सुब्रमण्यम हैज बीन reappointed as MD and CEO of आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी for how many years? फर्स्ट ऑप्शन है 1 ईयर, सेकेंड ऑप्शन है 2 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 3 ईयर या फोर्थ ऑप्शन है 4 ईयर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जून 2024 में ए बाला सुब्रमण्यम को कितने वर्षों के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 3 इयर्स के लिए। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने ए बाला सुब्रमण्यम को 25 जुलाई 2024 से 3 साल के लिए अपने प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है। बाला सुब्रमण्यम, जिनके पास 3 दशकों से अधिक का व्यापक अनुभव है, 1995 से ABSL AMC से जुड़े हुए हैं। 2009 में सीईओ का पद संभालने से पहले उन्होंने 2006 से 2009 तक मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में ABSL AMC वर्तमान में 3.20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की प्रबंधनीय परिसंपत्तियों की देखरेख करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख का नाम क्या है जिन्हें हाल ही में 1 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो हु हैज बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड फॉर 1 ईयर? फर्स्ट ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह, सेकेंड ऑप्शन है सुजय लाल थाउसेन, थर्ड ऑप्शन है विनीत मैककार्टी, फोर्थ ऑप्शन है तपन कुमार डेका। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख का नाम क्या है जिन्हें हाल ही में 1 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी तपन कुमार डेका। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आतंकवाद निरोधी विशेषज्ञ IPS तपन कुमार डेका को 30 जून 2024 से आगे 1 साल के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख के पद पर विस्तार दिया गया है। डेका को पूर्वोत्तर उग्रवाद से निपटने और इंडियन मुजाहिदीन को खत्म करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। वह हिमाचल प्रदेश के 1988 बैच के अधिकारी हैं। IB प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डेका ने मध्य भारत में वामपंथी उग्रवादियों से लड़ाई लड़ी तथा माओवादी अब छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले तक ही सीमित रह गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने नया डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ? फर्स्ट ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक, फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक।
बताइएगा फ्रेंड्स, किस बैंक ने नया डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। HDFC बैंक ने प्रत्येक भारतीय तक धन सेवाएं पहुंचाने तथा निवेश को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया डिजिटल निवेश मंच लॉन्च किया है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए HDFC बैंक स्मार्ट वेल्थ पहली बार ऐसी सुविधाओं से युक्त है जो निवेशकों को सही निवेश निर्णय लेने और अपनी वित्तीय यात्रा की योजना बनाने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को कितने % पर बरकरार रखा है। इन जून 2024 S&P ग्लोबल रेटिंग्स retained its growth forecast for India at 4 FY25। फर्स्ट ऑप्शन है 6.6%, सेकेंड ऑप्शन है 6.8%, थर्ड ऑप्शन है 6.9%, फोर्थ ऑप्शन है 6.4%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6.8%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के लिए 6.8% की वृद्धि का अनुमान बरकरार रखा है, जिसमें उच्च ब्याज दरों और कम राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण गैर कृषि क्षेत्रों में मांग में कमी का हवाला दिया गया है। वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 के लिए S&P ने भारत की अर्थव्यवस्था के क्रमशः 6.9% और 7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष में अपनी नीतिगत दर को वर्तमान 6.5% से घटाकर 6% कर देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने स्मार्ट लॉक नामक एक नई सुरक्षा सुविधा शुरू की है जो उपयोगकर्ताओं को फोन या ईमेल के माध्यम से ग्राहक सहायता से संपर्क किए बिना एक साथ कई बैंकिंग सेवाओं को लॉक और अनलॉक करने की सुविधा देती है। Which bank has launched a smart lock, a novel safety feature that lets users lock and unlock several banking services at once without connecting customer support via phone or email? फर्स्ट ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक, फोर्थ ऑप्शन है ICICI बैंक। बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने स्मार्ट लॉक नामक एक नई सुरक्षा सुविधा शुरू की है जो उपयोगकर्ताओं को फोन या ईमेल के माध्यम से ग्राहक सहायता से संपर्क किए बिना एक साथ कई बैंकिंग सेवाओं को लॉक और अनलॉक करने की सुविधा देती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ICICI बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ICICI बैंक ने एक नया सुरक्षा फीचर स्मार्ट लॉक लॉन्च किया है जो उपयोगकर्ताओं को फोन या ईमेल के माध्यम से ग्राहक सहायता से संपर्क किए बिना एक साथ कई बैंकिंग सेवाओं को लॉक और अनलॉक करने की सुविधा देता है। iMobile पे पर उपलब्ध यह सुविधा ग्राहकों को एक बटन क्लिक करके इंटरनेट बैंकिंग, UPI, बैंक खाते से जुड़े अन्य UPI ऐप से भुगतान सहित क्रेडिट और डेबिट कार्ड तक पहुंच को लॉक और अनलॉक करने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का पुनः अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के सदस्यों को सदन के सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना होता है? A member of the Bharatiya Janata Party, Om Birla was re-elected Speaker of the 18th Lok Sabha, under which article of Indian Constitution member of the Lok Sabha are to elect a speaker and a deputy speaker from among the members of the house. फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 93, सेकेंड ऑप्शन है आर्टिकल 83, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 94 या फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल 92। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 93। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार ओम बिरला पुनः 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। विपक्षी पार्टी द्वारा मतों की गिनती के लिए दबाव न डालने के बाद उन्हें ध्वनि पद से निर्वाचित किया गया। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले 17वें व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगले उपसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? फर्स्ट ऑप्शन है आर.के. गुप्ता, सेकेंड ऑप्शन है कलिकेश सिंह देव, थर्ड ऑप्शन है राज शुक्ला या फोर्थ ऑप्शन है एन.एस. राजा सुब्रमणी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अगले उपसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एन.एस. राजा सुब्रमणी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी का अगला उपसेना प्रमुख बनाया तय है। सरकार ने उस पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में सेना की मध्य कमान का कार्यभार संभाल रहे अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी जो वर्तमान में उपसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, 30 जून को जनरल मनोज पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद अगले सेना प्रमुख होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी का सैन्य करियर 37 वर्षों से अधिक का रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।